सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। और यदि आप किसी भी प्रकार की टीईटी की परीक्षा दे रहे हैं तो संस्कृत का सिलेबस लगभग एक जैसा ही होता है, तो ये प्रश्न सभी टीईटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके पहले लगभग 50 से 60 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आप वो वीडियोस भी देखें जिससे आपका अभ्यास और बढ़िया हो। चलिए शुरू कर रहे हैं पहले ही प्रश्न से। दिया हुआ है, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और बाद में नियम, यह शिक्षण सूत्र है। और यहाँ ये प्रश्न जो है हिंदी में दिया हुआ है, एक आध दो प्रश्न हिंदी में भी होंगे इसमें, और अधिकतर प्रश्न सारे संस्कृत में ही हैं क्योंकि संस्कृत में ही पूछे जाते हैं। तो पहले तो उदाहरण प्रस्तुत किए गए और बाद में क्या किया गया, नियम। तो यहाँ पर आपको जो विधि है वो उसका नाम नहीं दिया है, आपको उसके शिक्षण सूत्र दिए हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको उसके शिक्षण सूत्र दिए हुए हैं। तो कहाँ पर उदाहरण जो है पहले प्रस्तुत किए जाते हैं और नियम बाद में। तो जो निगमन विधि है, निगमन विधि में तो पहले नियम आते हैं बाद में उदाहरण। तो यहाँ निगमन तो है नहीं, तो आगमन विधि होगी। कौन सी विधि होगी? आगमन। यहाँ पर आगमन विधि है। आगमन विधि में पहले उदाहरण आते हैं और बाद में नियम आते हैं। तो कैसा होता है, विशेष से सामान्य की ओर। इसका शिक्षण सूत्र क्या है? विशेष से सामान्य की ओर चलता है, ऐसा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या दिया हुआ है, संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। तो ये किस विधि के अंतर्गत आएगा? संस्कृत का कोई अध्यापक है, वो एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट कर रहा है, तो किस विधि के अंतर्गत आएगा आपको यहाँ पर बताना है। प्रत्यक्ष विधि में ऐसा होता है क्या? व्याख्यान विधि में ऐसा होगा? मूल्यांकन विधि में होगा? या फिर समवाय विधि में ऐसा होगा? कोई संस्कृत का अध्यापक है तो वो एक एक शब्द को अलग अलग करके अर्थ स्पष्ट कर रहा है, तो ये होगा व्याख्यान विधि में। व्याख्यान विधि में एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संस्कृत का अध्यापक, हाँ ये रिपीट हुआ है। हितोपदेश का संबंध किस विधि से है? हितोपदेश एक ग्रंथ है कहानियों का, तो बताना है आपको इसका संबंध किस विधि से। ऑप्शन दिए हुए हैं, सूत्र विधि, तो यहाँ सूत्र से तो कोई संबंध नहीं है। कहानी कथन विधि, हाँ ये हो सकता है। भाषण विधि का संबंध नहीं है, उपर्युक्त सभी हो नहीं सकता है। तो कहानी कथन विधि जो है, इसका संबंध हितोपदेश नाम के ग्रंथ से है। एक और अभी जो प्रश्न था उसी जैसा ही आया है। पहले नियम बताकर उदाहरण दिए जाते हैं, अभी इसके पहले उदाहरण देकर नियम बताए गए थे। तो यहाँ पहले तो नियम आएंगे, तो नियम से नी से आपको निगमन लगा लेना है सीधा सीधा, निगमन विधि। निगमन विधि में पहले नियम आते हैं, बाद में उदाहरण आते हैं। तो ऑप्शन में देखना है आपको निगमन विधि कहाँ पर है, ये है। निगमन शिक्षण भी कह सकते हैं, निगमन विधि भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही नाम है इनके। ये तो सही रहेगा क्या, बी, निगमन शिक्षण विधि में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया हुआ है, संस्कृत में कथा कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव उत्तर अपन को ढूंढना है कि नहीं है दिया हुआ है, तो क्या होगा, ध्यान रखना आप लोग। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बिल्कुल ये कथा शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है कि छात्र जो हैं उनकी कल्पना शक्ति का विकास हो। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना। तो ध्वनि विज्ञान की जब भी बात आती है तो व्याकरण शिक्षण जो है वो आ जाता है, तो ये जो है ये आंसर अपन को एक ठीक लगा। ये तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना, विकसित करना, बिल्कुल ये भी जो तर्क शक्ति है, तर्क शक्ति को भी अपन विकसित कर सकते हैं, तो ये भी अपना उत्तर नहीं वाले में आएगा। आगे छात्रों का उत्तम चरित्र निर्माण करना, तो ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा, ये वाला। ये बिल्कुल इनसे हटके है, ये तीनों बिल्कुल एक ही हैं, इसके उद्देश्य हैं। तो क्या रहेगा, बी होगा इसका सही उत्तर। छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। अनुवाद विधि भाषा शिक्षण में उपयोगी है, क्या कह रहे हैं, अनुवाद विधि जो है ये भाषा शिक्षण में उपयोगी है, क्योंकि
साथ में इसमें क्या होता है, विषय का ज्ञान सुगमता से होता है, ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन आदि शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत का अनुसरण होता है, या फिर अनुवाद द्वारा वाक्य रचना ठीक से समझ में आ जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनुवाद शिक्षण जो है, मतलब कि अनुवाद विधि जो है, अनुवाद विधि में आपको पता ही है कि अनुवाद द्वारा वाक्यों की रचना ठीक से की जाती है वहाँ पर और समझी भी जाती है। तो सीधे सीधे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला ऑप्शन अपना सही रहेगा, सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि सहायक नहीं है? तो संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि सहायक नहीं है ये बताना है। थोड़ा सा प्रश्न हटके है कि कौन सी विधि सहायक नहीं है। तो व्याकरण पद्धति दिया हुआ है पहला ऑप्शन, दूसरा दिया है प्रत्यक्ष विधि, तीसरा दिया है पाठ्यपुस्तक विधि, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत शिक्षण में जो प्रत्यक्ष विधि है ये मूल रूप से सहायक नहीं है, ये होगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। भाषायाः शिक्षणे यह केंद्र भवति, मतलब कि भाषा शिक्षण में जो केंद्र बिंदु होता है, तो कौन है भाषा शिक्षण का केंद्र बिंदु, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो बालक जो है वो भाषा शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षायाः कृते समाजे औपचारिकम साधनम यत्तु वर्तते, मतलब कि शिक्षा के लिए समाज में औपचारिक साधन जो है वो क्या कहा गया है। तो औपचारिक साधन आपको बताना है। समाचार पत्र औपचारिक साधन होगा नहीं, घर है नहीं, चलचित्र हो नहीं सकता। तो विद्यालय जो है एक औपचारिक साधन है शिक्षा का, ये रहेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न दिया हुआ है। शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थः अस्ति, मतलब कि जो शिक्षण शब्द है, शिक्षण पद जो है इसका अर्थ क्या है आपको ये बताना है। तो लालनम मतलब लालन पालन, ये तो नहीं है। प्रेरणम प्रेरित करना, हाँ एक प्रकार से हो सकता है प्रेरित करना, लेकिन ज़्यादा और अपन को ढूंढना है, ये सही नहीं है। बोधनम बोधन भी है, ये भी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा है ज्ञानस्य संक्रमणम, ज्ञान का संक्रमण करना, मतलब कि ज्ञानार्जन कराना ही जो है ये शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है। मतलब कि हो सकता है क्या, होगा ही शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान का संक्रमण, मतलब कि ज्ञान का ये कहें प्रादुर्भाव कराना। ये आगे चलते हैं। संस्कृत शिक्षण से प्राचीना प्रणाली अस्ति, मतलब संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली कौन सी है। तो प्रत्यक्ष विधि ऑप्शन में दिया है, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी एक प्रणाली है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। पाठ्यपुस्तक विधि, ये भी एक प्राचीन प्रणाली है, और पाठशाला पद्धति भी एक प्राचीन प्रणाली है। तो उपर्युक्ता सर्वाः प्रणाल्याः ये रहेगा सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है। व्याकरण शिक्षणस्य या नूतना रीति वर्तते, मतलब कि व्याकरण शिक्षण की जो नूतन रीति कही गई है, तो व्याकरण शिक्षण की नई रीति कौन सी कही गई है ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आगमन निगमन नीति, संस्कृत शिक्षण की नूतना नीति। इसके पहले प्राचीन रीतियों के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर जो नई रीतियाँ हैं तो नई रीतियों के बारे में पूछ रहे हैं। तो बताना है व्याकरण शिक्षणस्य नूतना रीति, क्या होगा सही उत्तर। जो नई रीतियाँ हैं, आगमन निगमन, समवाय रीति, पाठ्यपुस्तक रीति, या फिर उपर्युक्त सर्वाः रीतया। तो जो नूतन रीति के अंतर्गत आएगा ये जो आगमन निगमन रीति है, ये रहेगा सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राचीन काले गुरुः स्वशिष्यान् केन विधिना शिक्षयति स्म, मतलब प्राचीन काल में जो गुरु थे वह अपने शिष्यों को किस विधि के द्वारा शिक्षित करते थे। तो वो कौन सी विधि थी जो प्राचीन काल में शिक्षण के काम में आती थी, और जो शिक्षक थे वो शिक्षण का कार्य कराते थे। ऑप्शन देख लेते हैं। आगमन विधि, ये तो नूतन विधि है। व्याख्यान विधि, हाँ ये विधि हो सकती है। अनुसंधान विधि भी नहीं, प्रयोगशाला विधि भी नहीं। तो व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि है जो प्राचीन काल में जो गुरु ऋषि महर्षि महोदय हुआ करते थे वो लोग इस विधि का प्रयोग किया करते थे। तो क्या होगा सही उत्तर। व्याख्यान विधि जो है ये रहेगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्याः महत्वं वर्तते,
श्रेष्ठ शिक्षण के लिए किसका महत्व है, आपको ये बताना है। तो श्रेष्ठ शिक्षण के लिए पाठस्य, अध्यापकस्य, इकाई योजनायाः या फिर नियोजन प्रक्रियायाः। तो श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्याः महत्वं वर्तते, श्रेष्ठ शिक्षण के लिए किसका महत्व कहा गया है। तो देखिए आपको बताना है पाठ्य पुस्तक का श्रेष्ठ शिक्षण के लिए, अध्यापक का, इकाई योजना का या फिर नियोजन प्रक्रिया का, क्या होगा सही। तो श्रेष्ठ शिक्षण के लिए अध्यापक की आवश्यकता है, यदि श्रेष्ठ अध्यापक होगा तो श्रेष्ठ शिक्षण भी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषाध्ययनम स्यात्, मतलब कि विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन होता है। तो विद्यालय शिक्षण में पहली भाषा कौन सी अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाती है, ये आपको बताना है। मातृभाषायाः अथवा प्रांतीय भाषायाः, मतलब मातृभाषा या फिर प्रांतीय भाषा का प्रयोग होता है। दूसरा ऑप्शन है हिंदी भाषायाः, हिंदी भाषा का, राजकीय भाषायाः, राजकीय भाषा का, या फिर सह राजकीय भाषायाः, मतलब सह राजकीय भाषा का। तो क्या होगा सही उत्तर, मातृभाषायाः अथवा प्रांतीय भाषायाः। तो विद्यालय शिक्षण में या तो मातृभाषा का प्रयोग होगा या फिर प्रांतीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं। भाषाधिगमा, ध्यान से, भाषाधिगमाधिग्रहणयोः मध्ये भेदा कः या फिर कः भेदा, मतलब कि भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण दो चीज़ हैं यहाँ पर। भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण में भेद क्या है। तो अलग अलग यहाँ पर दिए हुए हैं, मैं अपने मन से पहले परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन देख लेते हैं। उभये अधिगमाधिग्रहे साहजिके, मतलब कि सहज हैं दोनों अधिगम, तो बिल्कुल गलत है, अधिगम और अधिग्रहण सहज नहीं है। उभये अधिगमाधिग्रहणे प्रयासजन्य, दोनों प्रयासजन्य हैं, बिल्कुल ये भी गलत है। अधिगमः प्रयासजन्यः और अधिग्रहण साहजिकः, बिल्कुल सही। मतलब कि जो अधिगम है वो तो प्रयासजन्य होता है, यदि अपन करेंगे प्रयास तो सफल होंगे, और अधिग्रहण में क्या होता है, अधिग्रहण में ग्रहण किया जाता है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, ये वाला, ये होगा इसका सही उत्तर, सी। आगे चलते हैं। भाषाधिग्रहण समये धारा प्रवाहिता नाम, मतलब कि भाषा अधिग्रहण करते समय भाषा प्रवाहिता मतलब क्या है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। सहजतया संभाषणम पठनम लेखनम च, मतलब कि सहज रूप से संभाषण, पठन और लेखन, या फिर शुद्धता से लेखन, या फिर व्याकरण में दक्षता, या फिर सम्यक उच्चारण दक्षता। तो भाषा अधिग्रहण समय, भाषा को ग्रहण करते समय प्रवाहिता मतलब क्या कही, प्रवाहिता नाम मतलब प्रवाहिता क्या है। तो सहज रूप से भाषण, ऑप्शन आप लोग ध्यान से देख लें, सहज रूप से भाषण, पठन और लेखन हो, शुद्ध लेखन हो, दूसरा ऑप्शन दिया है, या फिर व्याकरण में दक्षता हो, या फिर सम्यक उच्चारण क्षमता हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, यहाँ चारों के चारों ऑप्शन अपन को सही लग रहे हैं, लेकिन चारों ऑप्शन ठीक लगने के बावजूद भी अपन को एक ऐसा सही उत्तर चयन करना है जो कि सब में ज़्यादा सही हो, मतलब कि सभी उत्तरों में। तो भाषा अधिग्रहण में धारा प्रवाहिता से मतलब यही है कि सहजतया संभाषण हो, पठन हो और लेखन हो, ये कहा। आगे चलते हैं। परिप्रच्छा आधारित अधिगमनम, मतलब कि परिप्रच्छ आधारित अधिगम जो है वो क्या कहलाता है। तो देख लेते हैं। छात्रान प्रश्नान प्रष्टुम प्रेरयति, मतलब कि छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। कोई भी चीज़ अध्यापक ने पढ़ाई है तो वो उसके लिए फिर बाद में प्रेरित कर दे छात्रों के लिए। छात्रेभ्यः चिंतनात्मकं प्रोत्साहनं च प्रयच्छति, इससे छात्रों की चिंतनात्मक प्रोत्साहन नहीं होता है, ये कह रहे हैं। केवलम शांत छात्रान प्रेरयति, केवल शांत छात्रों को प्रेरित करता है। छात्रेषु रचनात्मक चिंतनम न पोषयति, छात्रों के रचनात्मक चिंतन का पोषण नहीं करता है, ये कह रहे हैं। तो परिप्रेक्ष्य आधारित जो अधिगमन है, ये पहला उत्तर इसका सही रहेगा। इसमें छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है, ये रहेगा सबसे ज़्यादा सही उत्तर।
चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न और एक कर लेते हैं। विस्तृत पदानाम प्रतीप क्रमः, मतलब कि विस्तृत पदों का प्रतीप क्रम है। तो पहले तो प्रतीप क्रम के बारे में अपन लोग समझ लेते हैं कि जो व्यक्ति कोई काम करता है तो उस काम के पीछे उसका पद भी लिख देते हैं, ऐसा अपन प्रतीप क्रम लिख देते, मतलब कि कह सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं कैसे प्रतीप क्रम। भारत, यूरोपीय, भारोपीय, ये तो प्रतीप क्रम सा नहीं लग रहा है क्योंकि काम में कोई नहीं है। प्रयोजक, अप्रयोजक, तो ये तो विपरीतार्थक है। मंत्र, मंत्रः संस्कृतम, मंत्रः हिंदी, ये भी बिल्कुल समझ नहीं आया। चोरः चुरति, बिल्कुल ठीक, मतलब कि चोर जो है वो चुराता है, तो ये उसका काम यहाँ पर दे दिया, ये होगा सही उत्तर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही अपन रहने देते हैं और कोशिश यही करूँगा कि जल्द से जल्द लगभग दिन में 1-2 वीडियोज़ लाऊं, क्योंकि जितना आप संस्कृत के क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपका अभ्यास ठीक रहेगा। और रिपीटेशन आपको पता ही है कि बार बार होता ही है क्वेश्चंस का, मैंने कई बार देखा है, एक परीक्षा से 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्न तक आ जाते हैं। तो आप लोगों को अभ्यास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।